हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे, हमने कल कृष्णनाथ जी द्वारा यात्रा वृत्तांत बताया था मैंने, जो कि स्पीति में बारिश। कृष्णनाथ जी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं और उनको बहुत शौक है वहाँ के जलवायु का भी, वहाँ के जो व्यक्ति रहन सहन है उनका, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और वही वो यात्रा वृतांत यानी कि अपनी यात्रा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। हमने स्पीति में बारिश इसका आधा जो अंश है, आधा भाग है, वो हमने कल कर लिया था और जो बाकी का है वो आज हम करेंगे। तो अब इसमें कृष्णनाथ जी क्या कहते हैं। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच के मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। यानी कि जिसको नॉलेज है उस सुंदरता को मापने की, जो अभ्यासी हैं, अभ्यास कर चुके हैं, तो वो पहाड़ों को भी कैसे बख्शेंगे। वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानती हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालिक और पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, ये तलहटी है। रोहतांग जोत की पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की जो समुद्र की सतह है, उसकी जो ऊंचाई है वो 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की जो ऊंचाई का अनुमान है वो है 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। और दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है। कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ, इनका बीज मंत्र है, इनका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। अगर अब तक इसका जो माने है अगर उसके नाम पर नहीं है तो ये करने वाला हो सकता है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। सहज मतलब आसान है, सरल है। इंपीरियल गैजेटियर में माने श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 21,640 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसकी जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। यानी कि स्पीति में जो चोटियां हैं, छोटी छोटी चोटियां हैं, उनकी भी अगर औसत ऊंचाई देखें तो 17,000 फीट से भी अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से भी ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। इसकी यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति भी स्थित है। अब इसके पार बाहरी हिमालय दिखता है। इसमें क्या है, एक चोटी जो है
वो 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया वह बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु के समान है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आई और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, यानी कि युवक और युवतियां जो उनके अंदर अहंकार भरा होता है, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए और अपने अहंकार को खत्म कर दें। फिर इन चोटियों के अहंकार को दूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। यानी कि जो आनंद यौवन में प्राप्त होता है उस आनंद का अनुभव करें। फिर अहंकार का मामला नहीं है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आतरनाद जमा हुआ है। आतरनाद मतलब जो वहां पर किलकारियां सी जमी हुई हैं। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यानी कि जो युवा अट्टहास मतलब जो जोर जोर से हंसते हैं, उनकी गर्मी से कुछ तो पिघल जाए। नहीं तो यहाँ पर क्या है, जो लोग हैं उनकी ही आतनाद यानी कि उनका ही रोना छिपा हुआ है। यह एक युवा निमंत्रण है। अब लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। जैसे कि लाहुल में 2 ऋतुएं होती हैं, वैसे ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, यानी कि 6 ऋतुओं का बखान किया है। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। शेष जो वर्ष है वो शीत ऋतु का होता है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता। वसंत में भी दिन क्या होता है, गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। शीत मतलब सर्दी की ऋतु में तो कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते और न ही हरियाली आती है, न वह गंध होती है। जैसे कि हमें पता है वसंत ऋतु में क्या है, फूल खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती है। लेकिन स्पीति में क्या होता है, वसंत की ऋतु में भी कोई फूल नहीं खिलता, कोई हरियाली नहीं आती, ठीक है, ना ही वो गंध आती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लग जाती है। अप्रैल मई तक बर्फ ही रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, यानी कि इतनी वहां पर बर्फ पड़ती है कि नदी नाले का जो पानी होता है वो भी बर्फ बन जाता है। और हवाएं जो है वो तेज हो जाती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं। शूल मतलब कांटे की तरह चुभती हैं। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, यानी कि स्पीति में वर्षा कम होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु सहामी यहाँ वर्षा तो शुमार करना ही पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, क्योंकि कालिदास ने अपनी कविता में वर्षा का बहुत बेखूबी से वर्णन किया है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, क्योंकि कालिदास जो है वो ऐसी ही कविता को संबोधित करते थे, अपनी जो प्रेयसी है, प्रेमिका है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मत वाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ
नगाड़े मतलब ढोल बजाता हुआ। यह कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। यहाँ पावस नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका ललित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह ये जानते नहीं है कि बरसात में नदियां भी बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई जो स्त्रियां हैं वो रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली, जो ये स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, साधे मतलब जो आपके मन की जो इच्छा है उसको पूरी करे, तो शायद स्पीति के जो नर नारी हैं वो यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है और कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। क्योंकि स्पीति में बारिश नहीं होती, स्पीति में बर्फ पड़ती है, बर्फ के कारण वहां सब कुछ जम जाता है। फिर स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्य ही रहती है। कहती हैं कि स्पीति में अब क्या है, थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, कभी कभी होती है। वर्षा ऋतु यानी कि कभी कभी होती है, इतनी खुल की भी वर्षा नहीं होती कि सभी की मनों को जो मन की इच्छा है उसको पूरी की जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि बारिश, जैसे बारिश आता है हमारा मन करता है बारिश में घूमने का, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी के मन की साध पूरी नहीं हो सकती क्योंकि कभी कभी ही वर्षा आती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इनमें से जौ जो है वो मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए पुल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का जो तट है इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी के काम नहीं आता। स्पीति में ऐसी भूमि भी बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल जो है उलीचा जाए, यानी कि उसके लिए खेती करने के लिए क्या है, यहाँ पर जल भी पूरी मात्रा में होना चाहिए या फिर पानी का कोई और स्रोत होना चाहिए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ भी नहीं होते। इसीलिए स्पीति जो है वो विशेषकर नंगी और वीरान है, मतलब वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलाका जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां पानी की कमी है, इसीलिए वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते। फिर वर्षा यहाँ का एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन हो सकता है। लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का एक झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। पल्ला कौन सा, जो खिड़कियों का दरवाजे जिसको खिड़कियां बोलती हैं उनको पल्ला होता है। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। नगाड़े मतलब जो ढोल होते हैं उस पर दुखेंचन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि जो है वो घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ गई थी।
मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते मैंने सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, क्योंकि जब लेखक वहां पहुंचे थे, वहां लेखक रहे, तभी जो है वर्षा हुई। तो उन्होंने लोगों से सुना कि काफी समय के बाद यहाँ पर वर्षा हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां के लोगों का रहन सहन भी इसीलिए मुश्किल है क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, और ठंड में वो क्या है, इतना काम भी नहीं कर पाते। और वहां पर जैसे कि बताया, वहां पर ज्यादा फसलें नहीं होती हैं, सब्जी और फल भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या है, वहां पर वो लोग रहकर वो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो वहां जो है उस जगह को छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी मातृभूमि है। वो वहां क्या है, शुरू से ही जैसे पैदा हुए हैं, तो वो ये सोचते कि हम अपनी माँ को छोड़कर कैसे जाए। इस वजह से भी वो लोग जो है वो वहां पर रह रही हैं। क्योंकि फिर देखो बेटा, जो व्यक्ति जो है जिस जगह पर रहता है वो उसका आदी हो चुका होता है, यानी कि उसकी जो है आदत पड़ चुकी होती है। इसीलिए जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको वहाँ की आदत पड़ चुकी होती है। हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। हम लोग सोचते हैं कि वहाँ इतनी बारिश है, वहाँ पर इतनी बर्फ जमती है, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। अब आपने देखा होगा कई बार वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, इतनी ऊंचाई पर लोग क्या है वहाँ पर जो रहते हैं, वो कैसे अपने पेट पर इतना सारा सामान लाद कर चल पड़ते हैं। और हमसे पैदल चढ़ाई भी नहीं होती, जबकि हमारे हाथ में कुछ सामान भी नहीं होता। ठीक है, हम रुक रुक के बैठ बैठ के आराम से जाते हैं, लेकिन वो लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं उस चीज की, इतने आदी हो चुके हैं कि वो लोग उनके लिए ये मामूली बात है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ जी का यात्रा वृत्तांत था, जिसमें कि कृष्णनाथ जी ने वहाँ की जलवायु, वहाँ के लोगों का रहन सहन, इन सब के बारे में बताया है। आई होप कि ये आपको चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। हम कल इसके जो है प्रश्न उत्तर उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।